बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका वही केके सर मैथ्स वाला स्वागत करने के लिए खड़ा हूं अपने YouTube चैनल केके मैथमेटिक्स में। और आज फिर से अपन मिल रहे हैं एक दूसरे से एक नए टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम आप गेस करिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं और कौन सा टॉपिक है। आपने थंबनेल देख लिया होगा नो डाउट, लेकिन आज का टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रल। क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले बात जब मैं कर रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन यदि कोई पूछेगा तो आप सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने डेफिनाइट पढ़ा है इनडेफिनाइट पढ़ा। जब आपने सबसे पहले इनडेफिनाइट पढ़ा था तो डेफिनाइट का बहुत हल्का सा स्लाइटली चेंज है और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है जिसको हमें फॉलो करते हुए डेफिनाइट भी अपन बहुत ही आसानी से अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब एक बात मैं इसमें और भी एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने इनडेफिनाइट में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे ट्रिक्स भी मैंने आपको दिया उसमें, तो इसमें भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक आपको एज यूजुअल इसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनाइट का जितने सारे फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले जितने भी थे, उसमें 100% इसका यूज इसमें होने वाला है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि इंडेफिनाइट का यूज यहां नहीं होगा, होगा, बिल्कुल भी होगा। आखिर ये अलग कौन से पॉइंट पे है वो भी बात मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, जस्ट इस वीडियो में ही आपको क्लियर करने वाला हूं। बट इस पॉइंट में थोड़ा सा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जब स्टेट बोर्ड में इसका वेटेज की बात करूं ना, तो इससे 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं स्टेट बोर्ड के लिए। और खास करके जेईई मेंस की जब बात मैं करूंगा तो पूरे इंटीग्रेशन से 4 से 5 सवाल होते हैं। कितने? 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं पूरे जेईई मेंस में। यानी आप ये मान लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन जो भी होते हैं, 25 में से इनडेफिनाइट डेफिनाइट मिला करके और डेफिनाइट के साथ में इसके एप्लीकेशन, यानी जिसको हम एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, उसका अलग टॉपिक का नाम दे देता है। एरिया अंडर द कर्व कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं इसको लिखा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। यानी कहने का मतलब कि ये टॉपिक सब एक ही टॉपिक है बेटा, आपको अलग अलग टॉपिक नहीं। आप इसको अलग अलग बोल सकते हो तो बोलना है बोल लो, लेकिन ये सभी से आप ये ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जेईई मेंस में कंपलसरी होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और सब ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान है, तो यार क्यों नहीं इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लें और क्यों ना हम अच्छे तरीके से इसको देख लें कि ताकि ये 4 से 5 क्वेश्चन अपना हो जाए। किसमें? जेईई मेंस की बात कर रहा हूं। अब जेईई एडवांस में कुछ फिक्स नहीं होता कि कितने मार्क्स से आते हैं, बट एमएसटी सीईटी की भी बात करूं ना मैं, तो मोर एंड इससे तो कम से कम नियर अबाउट डबल से तो रहता ही नहीं। अब ये तीनों टॉपिक जैसा इंडेफिनाइट हो गया, डेफिनाइट हो गया और एरिया हो गया, ये तीनों मतलब सिंगल टॉपिक में ही कवर होते हैं। तो चले ठीक है ना, यदि मैं ये तीनों टॉपिक की बात मैं करूं ना, उसमें मोर देन 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा बेटा, आप ध्यान रखिए। नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आपका एमएसटी सीईटी में कंपलसरी होते ही होते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आप उलट के देख लीजिए, बहुत सारे सवाल यहां से टच होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही चलते फिरते आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताया हूं, मैंने इंडेफिनाइट में बहुत सारे ट्रिक्स आपको दिया हूं वीडियो लेक्चर उसमें, तो डेफिनाइट इंटीग्रल में भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको दूंगा। जब भी टॉपिक खत्म होगा तो एक बंच ऑफ ट्रिक आपको मिल जाता है। एवरी टॉपिक एवरी चैप्टर पे आपको कुछ ना कुछ एडिशनल ट्रिक इस तरह से मैं देता हूं कि ताकि उस ट्रिक को यूज करके आप सारे चैप्टर को अपने हाथ में आप कर सकते हो। यदि आप सारे चीज भूल गए तो आप उसका यूज करते हुए, यानी ट्रिक्स का यूज करते हुए आप ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 70% आप कमांड चैप्टर पे कर ही लोगे, 100%, एंड इतना गारंटी है। तो चले आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक में है हेडिंग आप दे दीजिए डेफिनाइट इंटीग्रल। जैसा कि मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया मैंने कि क्या है डेफिनाइट और क्या है इंडेफिनाइट, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बातें आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप देखिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल के कंसेप्ट पे आ रहा हूं मैं। सबसे पहले इंडेफिनाइट और डेफिनाइट की बात कर रहा हूं। अब इसके नाम से ही हमें पता है कि एक इंडेफिनाइट है, यानी कहने का मतलब कि उस मतलब निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या? कुछ भी मतलब क्या? कोई भी फंक्शन यदि आप मान लीजिए इंडेफिनाइट में किस तरह से होता था, याद करो,
एक एफ ऑफ एक्स लिया dx, तो मान लेता हूं कि इसका इंटीग्रल मैंने लिख दिया यहां पे इफ इसका इंटीग्रल ऐसा प्लस कांस्टेंट सी होता था, बोलो ना, यही है ना, बराबर है। मैं डेरिवेटिव से नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रल मैंने इतना मान लिया। बट यही काम यदि मैं इसमें लिखूं, डेफिनाइट में लिखूं, तो डेफिनाइट के लिए आप ध्यान रखिए, डेफिनाइट में एक बात आपको फोकस रहना होगा और देखना होगा, यदि मैं उसी एलिमेंट का इंटीग्रेट कर रहा हूं, ऐसा लिख दिया मैंने, तो इसमें कुछ लिमिट होते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट जिसको हम बोलते हैं, यानी नीचे वाले को लोअर लिमिट बोल रहे हैं और ऊपर वाले को लिमिट बोल रहे हैं। बट एक बात अपने दिमाग में से हटा दीजिए कि जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट चैप्टर पढ़ा था उसका कहीं यूज होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बस ये नाम यूज कर रहा हूं अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट नाम है इसका। आप वो लिमिट वाले चैप्टर से इसको आप मतलब कनेक्शन मत करिए, कनेक्शन आप बिल्कुल भी नहीं करिए, हाँ उसका नाम मैच किया तो चले वही होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर रहा हूं, दिस इज द लोअर लिमिट, क्या होगा है जिसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, और एक बात जो भी है आपका ये इसको बोलते हो अपर लिमिट, क्या बोलते हो, अपर लिमिट, या इस तरह से बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, एफ ऑफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या, ए से बी का, यानी लोअर लिमिट आपका ए है और अपर लिमिट कितना है बी। तब जाके जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा वंस अगेन हम ए और बी हम इस तरह से लिख देते हैं, बहुत सरल तरीके से लिखते हैं। मैं दोनों को सोल्व कर रहा हूं, दोनों को सोल्व करने के बाद इसके बेसिक बातें मैं आपको बता दूंगा कि क्यों आखिर ए इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में फर्क क्या था, ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले जैसा आपको एक बात मालूम है, तो मैं आपको अभी नहीं, यानी जब से आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था पढ़ना, किसमें आपने फिजिक्स में स्टार्ट किया होगा, इंटीग्रेशन का स्टडी आपने पहले फिजिक्स में किया था, उसके बाद मैथ्स में हम लोग पढ़ाते हैं। तो जब भी आपने किया था ना, तो वहां पे आपने एक बात सीखा होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं अपन जनरली। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मींस व्हाट, यानी अपर लिमिट को सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं एक्स के जगह पे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो सोल्व होने के बाद इंटीग्रेशन एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो क्या आएगा बेटा बताइए मुझे, एफ ऑफ बी प्लस सी बन जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात करो तो कितना, एफ ऑफ ए और माइनस नहीं प्लस कितना सी। अब इसको यदि आप सोल्व कर रहे हो तो कांस्टेंट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे बताइए मुझे, क्या बचेंगे जी, ए टू बी एज इट इज, एफ ऑफ एक्स है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इंटीग्रेंड में एफ ऑफ एक्स है, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस कितना, एफ ऑफ ए बन जाएगा। अब एक बात यहां से ऐसा लिख लेना है और एक बात यहां से इसको इस तरह से लिख लेना है, दोनों में आप ऑब्जर्व करिए, दोनों में ऑब्जर्व करिए कि एक वैल्यू जो भी आ रहा है आपको, जो भी यहां पे आ रहा है वो कोई एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, उसका वैल्यू हो सकता है कि कांस्टेंट या किसी अलग अदर पैरामीटर में हो तो अदर पैरामीटर में आएगा। बट जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसको आंसर हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वही की जगह पे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप लिख रहे हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना कि एक में कांस्टेंट c है, यानी c के जगह कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था। याद करें जब इसका हम ग्राफ से एक बार बताया था मैंने आपको इस तरह से, यानी y इज इक्वल टू, मान लिया मैंने कि एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने लिख दिया, ए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, ऐसे ऑन कर लिया। सबके डेरिवेटिव सेम ही निकल रहे थे, बराबर है। तो यदि वाई स्क्वायर प्लस सी भी हमने लिखा ना, तो भी उसके डेरिवेटिव तो सेम ही निकलेंगे ना। तो उसके वजह से इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते थे, आप याद करें एंटी डेरिवेटिव वाला फैक्टर। तो अब इसको क्या मैं एंटी डेरिवेटिव बोल सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं, इसको आप एंटी डेरिवेटिव नहीं बोल सकते। एंटी डेरिवेटिव कब बोलना होगा, मैं जब ए लिमिटिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा ना, तब उसको आप एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो। और यदि आप एंटी डेरिवेटिव सपोर्टेड यूज करना चाहते हो तो उस पल आप एक काम करना, ओनली एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रल सोल्व कर लेना है एंटी डेरिवेटिव से, चाहे जैसे भी, और लास्ट में उसके लिमिटिंग वैल्यू जो भी है उसको आप सब्स्टिट्यूट करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। तो कितना सरल अप्रोच है इसके लिए,
बस एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट सी होते थे और इसमें कांस्टेंट सी नहीं होते हैं, जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, क्योंकि ये हमें फिक्स होता है, कांस्टेंट नहीं है उसमें कांस्टेंट की जगह क्या होगा हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बराबर है। तो आप वहां पे लिख दीजिए कि सो डैट हियर देयर आर नो एनी कांस्टेंट due to which it is definite integral यानी ये था आपका बेसिक थीम, जिसको आप इंडेफिनाइट और डेफिनाइट के बीच में हमने क्या गैप था और क्यों अपन इसको डेफिनाइट और क्यों उसको इंडेफिनाइट बोलते थे, ये बात आपको यहां तक समझ में आया। अब मैं कुछ नोट पॉइंट आपको देने जा रहा हूं, राइट नोट पॉइंट। तो चलें अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत मजेदार बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस टॉपिक के तहत। तो आप एक नोट पॉइंट वहां पे दे दीजिए, हेडिंग में नोट लिख दीजिए, सम इंपॉर्टेंट नोट, आईएमपी नोट आप लिख दीजिए वहां पे, बराबर है। नंबर 1 पॉइंट में आपको देना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, लिखते जाइए। आखिर इसका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस तरह से कोई ग्राफ नहीं होता है, मैं एक सरल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका ग्राफ को हम किस तरह से देखेंगे। और यदि आप ग्राफ समझ गए ना तो फिर आप ये मानिए कि आपका दिन अच्छा बीत जाएगा आज का। तो सबसे पहले देखें आप नंबर 1 में लिख दीजिएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो देखना सबसे पहले आप सपोर्टेड, मैंने ऐसा लिख दिया, a to b लिख दिया मैंने ऐसा, मैंने मान लिया sin x dx, एक इंटीग्रल ऐसा है। थोड़ा सा समझे आप, एक बात को समझे, थोड़ा सा देख लेना। मैंने कोई ग्राफ बना लिया कैसा भी, अब साइन का ही नहीं, यदि आप साइन का चलो बाद में हम देख लेंगे साइन का, लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई भी फंक्शन मान लिया। देखिए आप समझिए, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना लिया ऐसा, और कैसा भी एक कर्व मैं बना रहा हूं इस तरह से, ऐसा ऐसा जा रहा है, कर्व जा रहा है इस तरह से, मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा पहुंच गया, और इस तरह से भी ऐसा आ गया कर्व, मान लिया कि कर्व इस तरह से। अब इसमें एक बात समझिए कि हमें ए से बी की बात किया गया है। लेट अस एज्यूम के ग्राफ, चलो ठीक है किसी का भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ए से बी की बात कर रहा हूं। सपोर्टेड मैंने मान लिया कि यहां पे ए जो लाइन है एक्स का वैल्यू ए है और ए जो लाइन है अपना एक्स का वैल्यू बी है। यानी बहुत सरल सी बात है, जिसका वैल्यू ए और बी मैंने लिख दिया ऐसा, इधर का ग्राफ चलिए मिटा दिए तो भी चलेगा, लेकिन ए से बी के बाद अंदर को आपको शैडो रीजन इसके बना लेना है। यानी कहने का मतलब जो भी रीजन आपको दिख रहा है ना ए से बी के बीच का, वो आप बना लेते हैं। तो मैंने ए से बी का बना लिया, यानी कहने का मतलब डेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक के एरिया का एडिशन। आप इसको सिंपली यदि बोलो भी ना, सपोज दैट कि इसका एरिया 1 है, मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम दिस एरिया इज 1, इसका एरिया 1 है, मैंने मान लिया यहां पे इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 सेकेंड 2 है, सपोज चलो यार इसको 5 मान लेता हूं, आप ऐसा सोच लो। तो थोड़ा सा देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। आखिरी कहने का मतलब कि x का वैल्यू a से लेकर के b तक के सभी का सम आपको एरिया का निकालना होगा, यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल बताता है। तो चलो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले, तो देखते हैं सबसे पहले a और b के बीच में। तो आप इसमें एक नीचे का पॉइंट लिख दीजिए, डेफिनाइट इंटीग्रल या डेफिनाइट इंटीग्रेशन represents the algebraic sum of areas between a and b, यानी कहने का मतलब कि यहां से लेकर के इसका एरिया का सम निकालना है आप, बराबर है।
अब बताइए एरिया का सम निकालना है तो क्या रिप्रेजेंट होगा। आप देखिए ना, थोड़ा सा आप समझिए ना, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि कहां पे मोड लगेगा, कहां मोड नहीं लगेगा, ये सारी बातें मैं इसके प्रॉपर्टी में बताऊंगा और एरिया का जो चैप्टर है ना उसमें आपको डिटेल में ये बातें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात यदि आपको क्लियर हो गया तो 1 + 5 + 2 यानी पूरा एरिया ए से बी आपको निकालना होगा, आप निकाल सकते हैं। तो चले हम इसको और भी क्लियर करने के लिए मैं एक जाना पहचाना एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं जिसका ग्राफ आपको सही तरीके से पता है। तो मैं मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम, राइट डाउन, ग्राफ 0 से π/2 के लिए आपको बनाना है, 0 से π/2 के लिए sin x का ग्राफ, sin x का निकालना हूं। अब यदि आप ग्राफ का यूज नहीं करोगे और डायरेक्टली सोल्व करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, तभी भी आप कर सकते हो। अब बताइए ना मुझे साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस। तो रिजल्ट तो मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स तो दे दिया जी, बोलिए ऐसा कर लिया। और ये कितना 0 और कितना π/2 कर लिया। अब यदि हार्डली इसको मैं सोल्व करूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बोलिए ना क्या होगा, बोलिए ना। तो माइनस एज इट इज कॉस π/2 माइनस साइन एज इट इज, फिर से कितना अपर लिमिट माइनस कितना लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट में कितना माइनस कॉस कितना 0 होगा। अब बताइए कॉस π/2 कितना, रिजल्ट कॉस 0 तो 1 होगा, तो कॉस π/2 तो 0 ना, ये तो 0 हो गया यार, काम खत्म। चले ठीक है, तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस दे हो गया है, cos 0 1 यानी एरिया इसके कितना निकल रहे 1 निकल रहा है। अब यदि मैं इसको ग्राफ से अप्रोच करता हूं, ग्राफ से अप्रोच करता हूं तो थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा गिन के भी बता देना। यदि मैंने इसको ऐसा बना लिया, साइन का ग्राफ यहां से यहां स्टार्ट होगा, π/2 का मतलब यही रहेगा, 0 से π/2 जितना का वैल्यू निकालना है। यानी कहने का मतलब कि 0 से π/2 के लिए sin x को कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल कि इसका एरिया निकालना है sin x का, कहां से कहां तक x का वैल्यू वेरी करेगा, तब 0 से लेकर के π/2 तक वेरी करेगा। अब बताइए 0 से लेकर के π/2 यानी ए एरिया आपको निकालना होगा, बोलिए ना। अब ए एरिया यदि आपको निकालना है तो आप बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सरल तरीके से आपको ग्राफ समझ में आ गया, निकाल सकते हो। इसका एरिया कितना बन गया 1 आ रहा है इसका एरिया, बराबर है। अब यदि मैं काउंट करूं 0 से π/2 तक इसके रिजल्ट कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है। अब इसमें ध्यान रखना, अब इसमें ध्यान रखना सबसे पहले, यानी y एक्सिस को कैलकुलेट, चल छोड़ो ना, ऐसा जब आपको पता है तो कर सकते हैं ना सीधा। तो नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैंने cos का भी दूं और नहीं तो यदि मैंने sin का ही कुछ एग्जांपल और भी मैं कुछ अलग से एग्जांपल यदि मैं देता हूं, यदि सपोज दैट कि sin का एग्जांपल भी मैंने और भी दे दिया 0 से लेकर के, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड नंबर साइन में ही दे रहा हूं, 0 से 5π/2 का दे रहा हूं और ये कितना sin x हो गया और dx। क्या बनेगा जी, बोलिए क्या बनेगा, क्या निकालोगे आप, देख लेना। मैं विदाउट ग्राफ पहले बना रहा हूं, उसके बाद ग्राफ से बनाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो साइन की बात कर रहा हूं, यदि आप बताइए साइन की बात कर रहा हूं, साइन का कितना माइनस कॉस हो जाएगा। अब बताओ 0 से लेकर के 5π/2 हो गया ऐसा, बराबर है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यदि कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो क्या बन जाएगा, तो देखना माइनस साइन एज इट इज यानी कॉस कितना 5π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कॉस कितना 0। आपको एक बात याद आ रहा होगा, क्या लिख सकता हूं इसको, 2π + π/2 है ना, 5π/2 यानी कितना π/2 ही आने वाला है ओवरऑल, यानी ये तो 0 हो जाएगा आपका, यानी रिजल्ट इसके कितना 1 ही आ रहे हैं, रिजल्ट उसके कितना 1 ही आ रहे हैं। अब 0 से 5π/2 तक एक ग्राफ बना लेता हूं, यानी ये तो हो गया 2π, एक हो गया अपना और भी 2π + π/2, ये हो गया आपका रिजल्ट ऐसा। यानी इसका एरिया निकालना है जी आपको, इसका एरिया निकाल, ए 0 हो गया, ए 5π/2 हो गया। अब समझना, सुनो, आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि एक पोर्शन का यानी 0 से π/2 एक रीजन हो गया, ए हो गया। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया मिलके बैलेंस हो गया, यानी कटिंग हो गया है, पूरा काट दिया, क्योंकि एक का ऊपर का एरिया तो पॉजिटिव और नीचे का एरिया क्या आएगा नेगेटिव आएगा। एरिया नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करोगे ना तो पूरा मॉड दे करके आपको लिखना है। लास्ट जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपको पॉजिटिव बनाना होगा,
बराबर है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी भी आपको बताया जाएगा एरिया वाले चैप्टर में, आपको डिटेल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो यदि ए कैंसिल हो रहा है तो रिमेनिंग आपको बस इतना ही पोर्शन बचाना। अब इतना पोर्शन का एरिया तो आप जान ही रहे हो, ऊपर में ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, आंसर इज 1, सीधा लिख सकते हो। तो चलें अपन एरिया पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एरिया चैप्टर ही आपको पढ़ना है जिसमें आप पूरा अच्छे तरीके से उसकी डिटेल आप जानोगे वहां पे, और बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पे आप रेड कर पाओगे। तो मैं मूव करना चाहूंगा सेकेंड नंबर पॉइंट पे, राइट ऑन। चले तो अब सेकेंड नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे, मैं इसमें एक बात आपको लिख के दिया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और समझने लायक भी है। जब कोई भी फंक्शन इस तरह से है a टू b के फॉर्म पे ही है और f ऑफ x dx का इंटीग्रल यदि ये 0 होता है, कहां से a और b के, मतलब फ्रॉम a टू b ऐसा बोला गया, यदि इसका पूरा वैल्यू 0 आ रहा हो तो कभी भी आप ध्यान रखिए देन द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट। कोई भी इसके वैल्यू यानी f ऑफ x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा इक्वेशन होगा, यानी उसका एक रूट यानी उसका एक सॉल्यूशन इसके बीच में होनी चाहिए, a और b के बीच में होनी चाहिए। एक बात आप ध्यान रखना, वही मैंने लिखा हूं वन रूट इन a कॉमा b, ये अति आवश्यक है जब a 0 हो रहा है तो। और नेक्स्ट बात, एक बात और भी ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, वही इंटरवल में a और b के बीच में कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज इसके वैल्यू 0 नहीं होंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं इसके लिए, तो लिख लें इस पे एक एग्जांपल लिखें आप। सपोर्टेड एक फॉर्मेट में आपको लिख के दे रहा हूं, यहां से क्या होगा 0 से 1 में e raised to x into ax square plus bx plus c मैंने लिख दिया, दैट इक्वल्स टू 0 की बात ऐसा लगे। अब यहां से आप क्या रिमार्क क्या समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो बताओ ना। यानी e raised to x तो आपका नो डाउट कि 0 से 1 है, आपको नो डाउट कि e raised to x क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव होगा। जब क्योंकि इसके वैल्यू तो नेगेटिव होंगे नहीं ना, पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा तब जाके यहां से एक बात आपको समझना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके एक रूट इसके बीच में 0 और 1 के बीच में लाई करना अति आवश्यक है, जो कि आप एक एग्जांपल के बाद वहां पे मेंशन करें, लिख लें, राइट ऑन here e raised to x into ax square plus bx plus c that equals to 0 has at least one root in 0,1 एक रूट 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो लगे तो आप लिख लीजिए यहां पे क्या होगा, इक्वेशन कैसा होगा फिर बताइए ना मुझे, ऐसा लिख दीजिए ना, e raised to x इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी है e raised to x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तब जाके और भी क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 होनी चाहिए। फिर 0 होने के लिए एक रूट क्या होना चाहिए, किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये बात आपको एक सिंपल सा नोट पॉइंट में मैंने आपको ये बातें लिख करके दिया हूं। नेक्स्ट मूव करूंगा मैं तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, राइट ऑन थर्ड नंबर पॉइंट। चले नेक्स्ट थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात आपको अच्छे तरीके से जहन में आ जाएगा, जब मैं लिमिट बताया करता था तब मैंने आपको ये बातें उस टाइम भी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं हम। यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है यहाँ पे और इसके वैल्यू कितना a से b है, बराबर है। फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, क्या ये पुराने कंसेप्ट यूज होंगे लिमिट का, तो बिल्कुल भी होंगे। जब कहीं पे भी लिमिट a इस तरह के कहीं दिया हुआ रहे और यदि फंक्शन में अप्लाई रहे तब हम लिमिट वही यूज करेंगे जो हमने सीखा है, बट इसके लिए वो यूज नहीं करना जिसको हम अपर लिमिट लोअर लिमिट बोल रहे हैं ना, उसके लिए हमें पुराने कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो चलिए ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि कभी भी लिमिट आया ना तो आप एक बात ध्यान रखिए, लिमिट कहीं भी होता है तो किसके साथ चिपकता है, फंक्शन के साथ चिपकता है। उसके आगे पीछे कितना कुछ भी रहे हो किसी से कोई मतलब नहीं, उसको चिपकना वही है, बराबर है।
यानी कहने का मतलब सिंपल वे में लिमिट वाला कहां चिपकेगा, ये जाके फंक्शन में घुस जाएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई कहां होगा, फंक्शन में तो होगा ना। और जो भी f of x to the suffix n दिया हुआ है टर्म, इसके साथ में ही लिमिट में देखे ना, इंटीग्रल का जो सिंबल था a to b था, एज इट इज रह गया। और लिमिट का काम क्या था, वो सीधा अंदर घुस जाता है, बॉडीगार्ड आपको पता है ना। वही बात मैंने यहां भी करके इसको इस तरह से लिख दिया। यानी ये प्रॉपर्टी का कहने का मतलब कुछ अलग तरीके का प्रॉपर्टी ये नहीं है, याद करने की भी आपको कोई गरज नहीं है, बस एक बात मैंने समझने के लिए यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख रहा हूं कि कहीं यदि लिमिट भी आए ना तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिट का अपना काम रहेगा, फंक्शन के साथ में वो चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चले मैं इस पे कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ज्यादा डिटेल समझने के लिए। चले इस एग्जांपल में अब थोड़ा सा कुछ लगा लिया जाए, है आपके पास तो समझ गए होंगे क्या है। मैंने क्या दिया हूं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ ए, बस माइनस साइन के साथ में लेकर के क्यूब रूट ऑफ ए तक है। लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी पहले दिया हुआ है। फिर से इंटीग्रल में क्या है, 1 माइनस टी क्यूब अपॉन एन इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका वैल्यू जब 2√2 अपॉन 3 है और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप वहां से क्या वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं, आपका दिमाग चलने लगा होगा नो डाउट, छुट्टी पे तो नहीं है ना दिमाग किसी का। तो चले कोई बात नहीं बेटा, क्यूब रूट है, मैंने इंटीग्रल दे दिया, माइनस साइन है ना, तो माइनस ऑफ a के पावर मैंने 1/3 दे दिया। तो चलिए लिखते जाएं आप और करते जाएं, खुद से करें आप। पावर 1/3, यहां भी पावर 1/3 दे दिया, माइनस साइन है नीचे में, मैंने माइनस साइन भी देना नहीं भूला। अब एक बात समझना है, लिमिट का काम कहां है, फंक्शन में चिपक जाना। तो मैं वंस अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर लिया और फंक्शन उसके हवाले मैंने कर दिया, क्योंकि बेटा ये उसी का काम है जो कि मैंने आपको कर दिया। बस क्वेश्चन में यहाँ पे एक में थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे n नहीं लिखा हूं, पावर में इसके पावर n है, तो कृपया अगर आप मेंशन करें, जरूर मेंशन करें, n है तो पावर में क्या है, यहाँ पे n है इनटू कितना टी स्क्वायर डी टी एज इट इज, और इसका वैल्यू कितना 2। बस यार एलएचएस लिखो ना, छोड़ो ना, ओनली एलएचएस लिख रहा हूं। लास्ट में जो आएगा उसको 2√2 अपॉन 3 कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। अब एक बात समझिए, सपोज दैट यदि मैंने लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई किया n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 माइनस इंफिनिटी नीचे में है तो 0 हो जाएगा, यानी 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म है। ध्यान रखें, टी स्क्वायर डी टी तो चलो ठीक है, इंटीग्रल के साथ में आ जाएगा नो डाउट, लेकिन ए वाला फॉर्म जिसको मैं राउंड कर रहा हूं ना, ए फॉर्म आपका क्या दे रहा है, 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्म दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 रेज़ टू इंफिनिटी का फॉर्म दे रहा है। अब कभी भी 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्म आया तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो पहले मैं इधर ही लिख देता हूं, देख लेना आप। इंटीग्रल साइन एज इट इज, माइनस जो भी था आपका वो मैंने दे दिया। उसके बाद फॉर्म होता है तो मैं लिख देता हूं e रेज़ टू f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx होता है, तो f ऑफ x के जगह कितना है, 1 माइनस टी क्यूब अपॉन n, f ऑफ x माइनस 1 कर लिया इंटू g ऑफ x के, यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाले टर्म है n, वो मैंने ऐसा लिख दिया। f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x के फॉर्मेट पे है, तब जाके रिजल्ट आपको याद होगा। क्या होगा याद बताइए मुझे, f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x था, और ये फॉर्म यदि 1 रेज़ टू इंफिनिटी हो रहा है तो रिजल्ट इसके जो बनते हैं e रेज़ टू f ऑफ x माइनस 1 इंटू कितना g ऑफ x बन जाते हैं। याद करें, लिमिट की बात मैंने हल्का सा शेयर किया हूं, आपको याद होगा तो हाँ में हाँ जरूर मिलाएं। अब बताइए 1 1 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा बेटा बोलिए ना, और बाजू में टी स्क्वायर है, दे दो ना यार, इंटू डी टी भी है तो भी क्यों नहीं लिखा है, भी लिख दो। अब बताइए मुझे क्या बनने वाला है, माइनस a रेज़ टू 1/3 से लेकर के a रेज़ टू 1/3 तक e के पावर एज इट इज, और n यहां भी कैंसिल हो गया, यानी माइनस कितना टी क्यू बचा, और फिर से इंटू कितना टी स्क्वायर, और a कितना डी टी बन गया। यार अब एक बात बताओ ना यार, सरल सी बात मैंने पूछ रहा हूं, बहुत सरल सी बात पूछ रहा हूं। अब थोड़ा सा देखना है आपको, थोड़ा सा देखना है, इसके आगे एरो मैं यहां दे रहा हूं ताकि आपको फील हो कि हाँ ये अलग टर्म यहां से इस तरह से लिखा गया है, ऊपर से उसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा। अब आपको सबसे पहले मैं बाजू में लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने से पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। देखना आप, इसको सोल्व कर रहा हूं, e रेज़ टू माइनस कितना टी क्यूब
इंटू टी स्क्वायर इंटू कितना बेटा बोलिए ना, dt है ना। इसको सोल्व कर रहा हूं, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। अब लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि यदि मैंने TQ के जगह पे इसमें देखना हल्का सा आप TQ इज इक्वल टू जेड मान लिया ना मैंने, तो 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt दैट इक्वल टू कितना, dz बदल जाएगा, अपॉन 3 कर लिया तो टी स्क्वायर इंटू dt बन जाएगा। यार अब बताओ ना मुझे क्या बन जाएगा, e रेज टू माइनस जेड, बोलो जी, जी TQ e रेज टू माइनस जेड, और टी स्क्वायर और dt की जगह क्या लिख दो बेटा, dz अपॉन कितना 3, तो 1/3 बाहर ले लिया। अब बताओ जी 1/3 भी एज इट इज, और इसका इंटीग्रल e रेज टू माइनस जेड होगा, और माइनस मल्टीपल में है तो माइनस आगे दे दिया मैंने, प्लस कांस्टेंट c नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट लिखोगे भी तो आगे जाकर के तो कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, इसलिए मैं डेफिनाइट में कांस्टेंट लिखूंगा ही नहीं, कहीं पे कहीं भी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखने का रीजन क्या है, क्यों कहीं ना कहीं तो कैंसिल होगा आगे कैलकुलेशन के बाद, इसमें भी सी लिखो उसमें भी सी लिखो, माइनस प्लस कैंसिल होकर उड़ जाएगा, तुम नहीं लिख रहा हूं मैं। अब एक बात आपको खुद बता दो मुझे क्या होगा, ऐसा बन गया। लेकिन अब इसको यदि मैं फाइनली लिखूं ना 1/3 माइनस में, और e रेज टू जेड की जगह क्या था बेटा TQ, यानी माइनस कितना TQ, ऐसा बन गया इसके रीजन। अब इसके वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, अब बताइए मैं यहां से आ रहा हूं यहाँ पे, तो बोलिए जी कितना, माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस TQ दे दिया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना है जी। अब बता दो, माइनस 1/3 को मैंने बाहर ले लिया, अब बताओ इसके साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, यानी अब बताइए मुझे कितना, e रेज टू माइनस, मिस्टर खिलाड़ी बताइए क्या होगा। हाँ जी, तो नहीं गड़बड़ हो गया ना यार, गड़बड़ मान लिया ना मैंने। अब जब इतना लिखा ना तो इसके लिमिटिंग वैल्यू भी तो बदलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू भी बदलेंगे, तो थोड़ा कैसे बदलता है इसी प्रॉपर्टी, मैं अगले प्रॉपर्टी में बताने वाला था कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे बदलता है, लेकिन यार इसके यूज यहाँ पे हो जा रहे हैं तो मुझे बदलना और बताना अनिवार्य हो रहा है अभी ही, तो थोड़ा सा वक्त दें, वक्त रहते ही सारी चीजें कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। एक बात समझिए, देखिए लिमिटिंग वैल्यू पहले -1 माइनस ए रेज टू 1/3 है, बस बेटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से भागना नहीं है आपको, कैलकुलेशन से नहीं भागना है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाया हूं, जो आप जानते हो ना आपके ही कंसेप्ट को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। बस आपको ये जानना है कि हमारे कंसेप्ट को सर कैसे यूज कर रहे हैं, इसके ही आपके ज्ञान की जरूरत है, बस बाकी कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करने जा रहा हूं। तो देखिए ना सबसे पहले, क्योंकि अगर ये जो लिमिटिंग वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, वो किसके एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट है, यानी जब यहां पे मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं इफ, ऐसा देखना, इफ t इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आप बता दो ना यार, t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब t का वैल्यू -a/3 यानी 1/3 दिया हुआ है तो आप उसको भी वहां से लिख सकते हो। और यदि इतना भी नहीं ना, लिमिटिंग वैल्यू बताने के लिए थोड़ा सा अगले प्रॉपर्टी में बताऊंगा, चल जाने दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th नंबर में मैं वही बता दूंगा, डायरेक्टली आप यूज ही कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार, 1/3 एज इट इज, e रेज टू माइनस TQ कहने दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करून घ्या लवकर, काय येते हे सांग लवकर, -1/3 मैंने बाहर ले लिया, अब कितना बेटा, e रेज टू माइनस ऑफ किसका यार, t की जगह इतना लिख रहा हूं यार, ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 यार, कितना मजा आ गया यार, a बन गया, e रेज टू माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मैं माइनस तो मैंने बाहर ले लिया था, चलो ठीक है, अपर लिमिट माइनस कितना लोअर लिमिट कर रहा हूं, तो e रेज टू कितना a बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये तो हमने यहां तक इसके वैल्यू को निकाल लिया। अब यदि मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दिया ना 1/3 एज इट इज, और ये बन जाएगा e रेज टू a माइनस कितना, e रेज टू माइनस, ऐसा बन गया। अब आप मुझे बताइए, ये वैल्यू तो बन गया, लेकिन आपको गिवन क्या था, दैट इक्वल्स टू 2√2 अपॉन कितना 3, यार ये 3 कैंसिल कर लो ना यार, हो गया ना कैंसिल। अब बताओ ना क्या बनने वाला है, e रेज टू a माइनस e रेज टू माइनस a दैट इक्वल्स टू 2√2। अब यहां से a का वैल्यू निकालना कितना सरल है यार, क्या देखो ना,
e रेज टू a अपॉन 1 माइनस ऐसा हो जाएगा डेट इक्वल्स टू 2√2। तब जाके यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके e रेज टू a के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो, फिर e रेज टू a निकल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्टली कैलकुलेशन करके इसके आंसर आप लिख सकते हो, जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप एक बार वेरीफाई कर लेना और फिर से मुझे बताना a इज इक्वल टू ln ऑफ, राइट ऑन, a इज इक्वल टू ln ऑफ √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। आप एक कैलकुलेशन करके देखिए, जो आएगा यही आंसर ही आएगा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, e रेज टू a के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाइए, e रेज टू a निकालिए, और जब फिर a लिखना होगा तो ln बाजू में चला जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से बेसिक इसके पता है, तो बस मैंने बेसिक यूज किया हूं इस एग्जांपल में बेटा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूं। और जनरली सवाल यदि जेईई मेंस और इसमें देखा जाए ना, बिट सेट हो गया, जेईई मेंस हो गया, वीआईटी हो गया, तो इसमें सवाल नोट आउट यार कि बहुत ये सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ और लेंदी है। तो टफ भी नहीं बोल सकते इसको अपन, क्योंकि मैं लास्ट में एक टेक्निक आपको बताऊंगा और एक चैप्टर पे ही आपको कुछ टेक्निक इस तरह से बताऊंगा जो चुटकी बजाते हुए आप वंस अगेन डेफिनेट को भी उड़ा दोगे, ये हमारी गारंटी है। हर चैप्टर हर टॉपिक पे आपको ट्रिक इस तरह से मिलेगा कि आप बिल्कुल भी चुटकी बजाओ और आंसर पाओ, आपके सामने रहेगा। तो चले मैं मूव करूंगा नेक्स्ट नंबर 4 पे। चले दुनिया वालों, इंडिया वालों, देखिए थोड़ा जी, अपना वीडियो इंडिया में ही रहेगा, ध्यान रखें, बाहर वाले के लिए अलाउड नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले इसमें देखना हूं, बता रहा हूं आपको, यदि मैंने यहां पे इस इंटीग्रल में कुछ तूफानी करें तो कैसा रहेगा। बहुत सरल सी बात मैं कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं इसमें, देखिए ना, पुट g ऑफ x डेट इक्वल्स टू t मैंने मान लिया। क्या मान लिया? g ऑफ x के जगह पे मैंने t मान लेता हूं यार। अब इसके डेरिवेटिव जब मैं ले रहा हूं, यानी डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x डेट इक्वल्स टू dt बन जाएगा जी, बोलो जी, हाँ जी बन तो जाएगा। लेकिन यार एक बात बताओ यार, ऐसा तो बन जाएगा, लेकिन क्या लिखना होगा अपने को, t के रिस्पेक्ट में भी बदलना होगा क्या अपने को, x इज इक्वल टू कुछ तो लिखना होगा क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं अपन। कुछ लिखना होगा, यदि इनवर्स फॉर्मेट पे यदि कुछ ऐसा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेता हूं। यदि यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह से यदि मैंने मान लिया और x के जगह, नहीं ऐसा ना करो तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा हम गड़बड़ सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें ना, यहीं पे क्यों नहीं इसको लिख देते हैं, a टू b। देखना लिमिटिंग वैल्यू कैसे बदलते हैं उसकी बात मैं करूंगा। डेरिवेटिव साइन g ऑफ x का यानी g डैश x बन जाएगा, और एक कितना bx इस तरह से बन जाएगा, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक बात समझना है आपको, अब एक बात समझना है, इसके जगह क्या था, a ना, क्योंकि आप कभी भी ध्यान रखिए, यदि एलिमेंट सपोज दैट मैंने sin x इंटू डी एक्स यहां पे लिखा हूं और a और b लिखा हूं, तो अभी आप बताइए x के जगह पे a है और x के जगह पे ही b है, ऐसा है। तो कभी भी यदि आपको बदलना होगा ना, तो आप एक बात ध्यान रखिए, मैं a और b यहां डायरेक्टली नहीं लिखूंगा ऐसा, यानी कहने का मतलब कि आप देखिए g ऑफ x के जगह पे आपको क्या है, एक बार a दिया हुआ है एंड दूसरी बार g ऑफ x के जगह पे क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब बताइए मैं x के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं ना, आपको g ऑफ x में फॉर्मेट दिया हुआ है, g ऑफ x से हमें x के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी बदलते हैं। कैसे बदलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, वो देखिए, यानी जब मुझे x लिखना होगा तो g इनवर्स ऑफ a लिख दिया मैंने, और जब यहां से भी x लिखना होगा तो g इनवर्स ऑफ कितना b लिख दिया, तब जाकर इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऐसे बदल के हो जाते हैं जी, देख लेना ऐसा, और एक g इनवर्स ऑफ कितना b इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी बहुत सरल तरीके से आप इसके जवाब आप दे सकते हो। अब इसका उपयोग अपन बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे, लगे तो मैं एक आधा एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया sin 2x प्लस 3 और ये dx दे दिया, और इसका वैल्यू 0 से लेकर के π/2 के फॉर्मेट पे इस तरह से, ऐसा। देखना क्या होगा, यदि सपोज दैट, थोड़ा सा समझिए, यदि मैंने 2x प्लस 3 को t पकड़ लिया, देखना कैसे लिमिटिंग वैल्यू बदलते हैं। यदि आप इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक बात और एक चतुराई की वाली बात है यहाँ पे है कि उसके लिमिटिंग वैल्यू को भी बदलने आनी चाहिए।
आप लिमिटिंग वैल्यू हूबहू सेम नहीं लिख सकते हो। आप जब आप फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिमिटिंग वैल्यू भी तो बदलेंगे ना यार, क्योंकि अब देखना, क्योंकि यहां पे गिवन ऐसा है ना आई, तो x दिया हुआ है, कहने का मतलब कि x का ही वैल्यू 0 से लेकर के π/2 है, और यही x को मैं जब t में बदल रहा हूं, यानी पूरे इंटीग्रेशन को जब t में लिखूंगा ना तो इसके लिमिटिंग वैल्यू को भी हमें t में लिखना होगा। तो देखते हैं ना क्या होगा जी, देख लेता हूं। पुट दिस, बेटा आप बता दो यार, जब इतना किया तो dx कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx दैट इक्वल्स टू कितना dt बन जाएगा, अपॉन 2 कर लिया dx निकल गया। अब बता दो यार क्या बन जाएगा, तो थोड़ा सा अब देखना है, यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा। मैं यहां से लिमिटिंग वैल्यू की बात करूंगा, लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, देखना लिमिटिंग वैल्यू फॉर लिमिटिंग वैल्यू, हाँ जी बेहतरीन तरीके से। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 0 किसका, x का वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूं इफ x इज इक्वल टू 0, तब जाके t का वैल्यू क्या निकलेगा वो आपको बताने हैं। x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या निकलेगा, तो एक 0 कहां रखना होगा, यहां रखना होगा। अब 0 रख दिया तो तू ऐसा मत बोलना 2 0 20 हो जाएगा, 20 + 3 23, ऐसा मत बोलना, 3 लिख देना चुपके से। अब नेक्स्ट फिर से x का दूसरा वैल्यू कितना है, π/2 ना, इफ x इज इक्वल टू π/2, तब जाके t का वैल्यू कितना निकलेगा बेटा, जल्दी बताओ। π/2 यहां पर रख दिया तो π/2 में 2 कैंसिल होके पाई बचेगा, तो पाई प्लस 3 ऐसा। और जब इसको आप इंटीग्रेशन में लिखोगे i दैट इज इक्वल्स टू, और t के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो 0 था तो कितना 3 आया, 3 से लेकर के कहां तक जा रहा है, पाई प्लस 3 तक जा रहा है, तो पाई प्लस 3 लिख दिया। यहाँ साइन हो गया, इसके जगह t मान लिया था t लिख दिया, और dx के जगह dt अपॉन 2 यानी 1/2, इस तरह से। अब ऐसी बातें थी इसमें कि जो हमें सोचने को थोड़ा सा मजबूर कर रहा है कि इसके लिमिटिंग वैल्यू कैसे बदलते हैं। यानी आप देखना इंडेफिनाइट के जितने सारे रूल्स यूज करके आपको जो भी x के रिस्पेक्ट में यदि दिया हुआ रहता था और आप उसको कभी थीटा के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में कुछ मान के उसको लिख रहे थे, तो वहां तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था ना। लेकिन यहां जब लिमिटिंग वैल्यू गिवन होगा ना, तो एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों बदल जाते हैं। ये 0 और π/2 x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और यदि आप पूरे इंटीग्रेशन को t के रिस्पेक्ट में बदल दिए तो देखो ना, t के रिस्पेक्ट में बदल दिया तो इसके लिमिटिंग वैल्यू भी बदल जाती है, जो कि मैंने इस तरह से आपको बताया है प्रॉपर्टी में। चलिए इसके यूज भी अपन बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। चलिए लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले 5th नंबर पॉइंट में आपको ये फोकस करना है। पहले मैंने तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट BVI पॉइंट इसको मैं बोलूंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हमें आगे करना ही होगा। बहुत जगह इसके यूज मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रीड करके आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा और लिखते भी जाइएगा। इफ f of x is continuous in a, b, जब कोई भी फंक्शन f of x यदि कंटिन्यूअस है इसके इंटरवल a, b में, तब तो कोई बात नहीं, तब तो जैसा अपन पहले काम कर रहे थे वो ऐसा ही काम करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल वे में हम उसको सोल्व करके लिख लेंगे। और यदि कभी गलती से a, b के बीच में कोई एक सिंगल पॉइंट पे यदि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तब हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने मान लिया कि a, b के जगह पे, चलिए मैं ये भी पढ़ देता हूं, वही बात जो मैं अभी बता रहा था वही मैंने यहां लिखा भी हूं। क्या लिखा हूं थोड़ा देखना। इफ f of x is discontinuous in a, b, कहां पे, एट द पॉइंट c, यानी कहने का मतलब कि a और b के बीच में एक पॉइंट c है जहां पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तब आप उसको कैसे लिखोगे, यानी तब कैसे लिखना है वो देखना है। यानी a और b के बीच में पॉइंट c है ना, यानी c बिलोंग्स टू, मैंने लिखा यहां पे a, b लिखा, तब जाकर के यदि इसको आप सोल्व करोगे तो आपके लिए सिंपल वे में a से b डायरेक्टली नहीं जाएगा फंक्शन, a से c पे होल्ड करेगा। ऐसा देखो ना, a से लेकर के b तक है फंक्शन, ऐसा है ना, और इसके बीच में एक c वाला पॉइंट है जिसको हमें लेना नहीं है, यानी कहने का मतलब कि c के इधर लेना होगा और c के बाजू में लेना होगा, c के इधर लेना होगा यानी c माइनस, c के इधर लेना होगा c प्लस होगा। तो ऐसा ही लिखा, देखो ना, a से लेकर के c माइनस तक, फिर c प्लस से लेकर के b तक,
यानी वैसा ही फंक्शन इस तरह से रिपीट होकर इसको सोल्व करेंगे। अभी हम जितने सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैं सारे प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे अपन। ये जो रूल्स रेगुलेशन था प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का नहीं है, बस ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे यूज करेंगे अपन एग्जांपल जब लगाएंगे तब। तो हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, यानी कहने का मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एग्जांपल भी इस पे बताऊंगा जिसपे जितने सारे नोट पॉइंट है सारे नोट पॉइंट में कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो यूज आएगा ही आएगा, जिसका हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे क्वेश्चन जब लगाएंगे तब। तो अगले क्लास का आप इंतजार करिए इसके क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आपको इस सेशन और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।